हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ यादव। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपना लेक्चर्स, जो कि हमने इससे पहले जो लेक्चर्स लिया है उसके बारे में भी बात कर लें कि अब तक हम जो लेक्चर्स ले चुके हैं, सीक्वेंस की डिफिनीशन हो चुकी है, कन्वर्जेंट किसे कहा जाता है, डाइवर्जेंट किसे कहा जाता है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस किसे कहा जाता है। उसके बाद हमने लिमिट की डिफिनीशन बताई है, जो कि लिमिट का डिफिनीशन आज बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि हम आज पूरा का पूरा थ्योरम पर बात करेंगे, यूनिकनेस ऑफ लिमिट के थ्योरम पर। उसके बाद हम एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज बाउंडेड, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे आज के लेक्चर्स में। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें लिमिट की डिफिनीशन की है, जो कि हमें लिमिट की डिफिनीशन आनी चाहिए, जो कि हम पढ़ा चुके हैं इससे पहले वीडियो में। आप जाइए वहाँ पर देख लीजिए, फिर यहाँ पर आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यूनिकनेस ऑफ लिमिट की, जो कि आज का हमारा थ्योरम है और इसी को हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। यूनिकनेस ऑफ लिमिट, यूनिकनेस ऑफ लिमिट, इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो इसका थ्योरम पहले लिख लिया जाए। थ्योरम क्या है? ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ए convergence sequence, a convergence sequence cannot converge to converge to be more than one limits, ठीक है। ये इसकी थ्योरम है। आप भी जानते हो, कोई भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस एक से ज़्यादा तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, मतलब एक से ज़्यादा कन्वर्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ कन्वर्जेंस सीक्वेंस कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज फाइनाइट एंड यूनिक। क्या? फाइनाइट एंड यूनिक। कोई भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस तब कहलाएगा जब उसका लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ले जाएं और उसकी वैल्यू फाइनाइट एंड यूनिक आ जाए, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? कन्वर्जेंस सीक्वेंस। ये तो हमारी डिफिनीशन है। तो हम यही चीज थ्योरम में क्या लिखे हैं कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस नहीं हो सकता कन्वर्ज टू बी मोर देन वन लिमिट, एक से अधिक ज़्यादा लिमिट नहीं कन्वर्ज कर सकता। यही इसकी थ्योरम है और यही है यूनिकनेस ऑफ लिमिट, जो कि इसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, प्रूफ में सबसे पहला काम ये है कि हम कोई चीज़ ऐसा मानते हैं जो कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस हो, यानी कोई ऐसा सीक्वेंस लेते हैं जो कि हम कन्वर्जेंस सीक्वेंस दिखाएंगे और इसी को हम आगे चलकर प्रूव करेंगे कि वो वाकई में उसकी जो लिमिट होती है यूनिक होती है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले लेट सीक्वेंस ए एन वी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऐसा हमने क्या कर दिया है? मान लिया है कि कोई ऐसा सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है। तो यहां से अगर हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस मान लेते हैं तो हम क्या पा जाएंगे? वी हैव टू प्रूव, हम यहां से प्रूव में पा जाएंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू क्या? फाइनाइट एंड यूनिक, जो कि हमें यूनिक की कंडीशन तो फाइनाइट करना है। तो यानी यहां से इम्प्रूव में क्या पा जाएंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? यूनिक हो जाएगी। क्योंकि अगर हमारा कन्वर्जेंस सीक्वेंस है तो हम ये जानते हैं लिमिट टेंड कराएंगे अगर इन्फिनिटी पर, इसकी वैल्यू हमेशा यूनिक देगा। क्या देगा? यूनिक देगा। तो हम यहाँ से तो प्रूव में पा जाएंगे कि जो हमें प्रूव करना है भैया वो तो हमें मिल रहा है। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज
टू वी कन्वर्ज टू वी टू लिमिट्स क्या मैंने कहा, टू लिमिट्स यल एंड यम सच दैट यल डज नॉट इक्वल टू यम। हमने मान लिया अगर एक पॉसिबल माना है, ऐसा अगर संभव है कि सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज करे टू लिमिट्स जो कि यल एंड यम और जो कि इक्वल नहीं है। अगर हमने ऐसा मान लिया है, आगे चल के हम ये प्रूफ में दिखा देंगे कि यल और यम जो हम अलग अलग मान रहे हैं वो एक ही है, मतलब इक्वल है। और जब इक्वल ही है तो हमारा ये जो पॉसिबल हमने माना है वहाँ से क्या मिल जाएगा, कंट्राडिक्ट मिल जाएगा। और जब कंट्रेरी मिल जाएगा तो हम यहाँ से सेंस प्रूव कर लेंगे कि कोई भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा सिर्फ और सिर्फ वन लिमिट्स यानी यूनिक। ठीक, तो चलिए हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। थोड़ा सा ये बताइए, अगर हम ऐसा माने हैं तो हम इसे ऐसा तो लिख ही सकते हैं, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू यल एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू यम। ये तो मानेंगे भैया। जो हमने कहा है इफ पॉसिबल में क्या कहा है, कन्वर्ज कर रहा है टू लिमिट्स यल एंड यम, तो हमको क्या हम ऐसा ही तो लिखेंगे, क्योंकि ये अलग अलग है तो हम ऐसा लिख लिए। ठीक है, आगे तो हमें प्रूव करना ही है कि ये क्या है, अलग अलग नहीं एक ही है, यही प्रूव करेंगे। यही अगर हम प्रूव जहाँ कर दिए तो हमारा जो प्रूव करने का जो यूनिकनेस ऑफ लिमिट का जो प्रूव है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर लिख देते हैं सच दैट यल डज नॉट इक्वल टू यम। ये तो आप मान के चलोगे अभी, क्योंकि हमने पॉसिबल माना है। चलिए ये बताइए कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिसको ये इसकी डिफिनीशन आती है, क्योंकि हमने डिफिनीशन इससे पहले बता दिया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू, अगर कोई यल है और यल कैसा है वो फाइनाइट हो तो हम इसका डिफिनीशन क्या लिखते हैं। इसका डिफिनीशन हमने बताया है इससे पहले लेक्चर्स में, इससे पहले हम बता चुके हैं। तो चलिए हम डिफिनीशन लिख भी देते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर दो लिमिट कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, since for every epsilon greater than 0 there exists natural number k1 and k2 such that k1 n greater than or equal to k1, this implies mod of an minus l less than epsilon by 2 and यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 भी मान लेते हैं इसी को, एंड k2 कैसा होगा, n greater than or equal to k2, this implies mod of an minus m less than epsilon by 2। जिसे ये दिक्कत है, ये लिमिट की डिफिनीशन है जो कि हमने इससे पहले बता चुके हैं। लिमिट की डिफिनीशन जो कि अगर ऐसे दिया है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू यल, ऐसे अगर दिया है तो हम बाय डिफिनीशन लिमिट के इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हम इससे पहले लेक्चर्स ले चुके हैं, वहाँ पर जाएंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ बताएंगे नहीं, बस इतना बता देते हैं। यहाँ पर यल और यम कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर दो नेचुरल नंबर इस तरह से होंगे जो कि इस तरह से होंगे। ठीक है, क्या कहा हमने, यहाँ पर अगर एक कन्वर्ज करता तो एप्सिलॉन होता, यहाँ पर दो कन्वर्ज कर रहा है इसलिए एप्सिलॉन बाई टू हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर हम इसे 2 मान लेते हैं। तो आगे देखेंगे, हम इसे मिटाएंगे। यहाँ पर कहाँ पर मिटा दें हम, यहाँ पर हम मिटा देते हैं। ठीक है, ऊपर का काम बाद में देख लेंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है। ठीक है, हम इसे मिटा देते हैं और जो हम अजम्पशन माने हैं ये लिखे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट हम लिखे रहेंगे। चलिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लिए हैं, तो आइए देखते हैं।
लेट, अब यहाँ पर लेट मान लेते हैं कि के ऐसा वैल्यू है जो कि मैक्स है किससे किससे, K1 एंड K2 से। मतलब K1 और K2 में मैक्स जो है मैंने माना है K है, ऐसा एक K है जो कि इस K1 एंड K2 से क्या है, मैक्स है। K1 एंड K2 से क्या है, मैक्स है। इस तरह से हमने क्या माना है, K1 और K2 में जो मैक्स है उसे मैंने माना है K। तो आइए देखते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से, देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं इसी को, भाई हम ये लिख सकते हैं क्या, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू K। दिस इम्प्लाइज, क्योंकि हम जानते हैं K1 और K2 से अगर मैक्स है तो ये दोनों ही कंडीशन इसमें आ सकता है, जो कि मॉड ऑफ an माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, और मॉड ऑफ an माइनस यम लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। फर्स्ट एंड सेकंड से हम इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, अब दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं K1 और K2 से मैक्स वैल्यू हमने K लिया है। तो अगर हम K को इस तरह से दिखाते हैं तो ये दोनों ही कंडीशन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे कि नहीं, ये दोनों कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो आगे चलिए देखते हैं हमें क्या, इसके बाद हमारा जो उद्देश्य है यल डज नॉट इक्वल टू यम, वहीं पर क्या दिखाना है हमें, यल इक्वल टू यम। यही दिखाने के लिए हमें नाउ अब लेना पड़ेगा क्या, नाउ यल मॉड ऑफ यल माइनस यम, क्या लेना पड़ेगा, मॉड ऑफ यल माइनस यम को हम इसे क्या कर देंगे आगे चलकर, इसके बराबर 0 हो जाएगा और यल किसके बराबर हो जाएगा, यम के। यही प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्या हम इसी को यल माइनस an प्लस an माइनस यम, क्या हम ऐसा ही लिख सकते हैं इसी चीज़ को, क्योंकि हम an से कैंसिल कर देंगे फिर यही चीज़ आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, बाय मॉड की प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, देखो भाई हम जानते हैं मॉड ऑफ a प्लस बी होता है, तो हम लेस देन आर इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, ऐसा क्या लिखा जा सकता है। अगर हम देखें तो यही चीज़ है, एक स्थान पे क्या है, यल माइनस ए यन है, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ यल लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, यल माइनस ए एन प्लस मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम, सिर्फ यम, ठीक है। इस तरह से क्या हम इस बाय प्रॉपर्टी आप किसके द्वारा, मॉड की प्रॉपर्टी द्वारा हम क्या लिख सकते हैं इसको, मॉड ऑफ ए प्लस बी है तो हम लेस देन क्या लिख देते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा जा रहा है इसलिए मिटाना ही पड़ेगा सभी चीज़ों को, ठीक है। यही कंडीशन हमें प्रूव करना है, ठीक है। यल डज नॉट इक्वल टू यम है, जो यल इक्वल टू यम लाना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या हम इसी चीज़ को ए एन माइनस यल लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हम जानते हैं मॉड ऑफ के अंदर ए माइनस बी है, तो हम इक्वल ही मानते हैं बी माइनस ए के। क्यों मानते हैं, चाहे ए से बी में घटाओ, चाहे बी में से ए को घटाओ, दोनों की वैल्यू एक ही होगी मॉड ऑफ के अंदर। तो इसलिए यल माइनस ए एन है, तो चाहे हम ए माइनस यल लिख लें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं बाय मॉड की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस ए एन माइनस यम, इस तरह से लिख लिए। अच्छा ये बताइए बाय थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि बाय इक्वेशन नंबर थर्ड क्या कहती है कि अगर मॉड ऑफ यल ए एन माइनस यल है उसे लेस देन दिखा सकते हो एप्सिलॉन बाई 2, और ऐसे ही ए एन माइनस यम है और इसे भी दिखा दे सकते हो एप्सिलॉन बाई 2, तो क्या यहाँ से लेस देन दिखा सकते हैं एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, लेकिन दिस इम्प्लाइज करेगा n ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2
क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। हम कहाँ से लेकर चले थे, मॉड ऑफ यल माइनस एम को लेकर चले थे। अब अगर हमें पता है ये यहाँ तक ला दिए, तो ये भी जानते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो था, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। जब हमने डिफिनीशन लिखी थी तो एप्सिलॉन क्या था, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। एक और थोड़ा सा और एक चीज़ यूज होगा, यहाँ पर लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि अगर मॉड ऑफ एक्स होता है वो लेस देन होता है एप्सिलॉन से, अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, तो हम ये जानते हैं कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन है तो हम इसे दिस इम्प्लाइज में लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। क्या ये कैमरा में दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, दिख रहा है यस, एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर हम देखें मॉड ऑफ के अंदर एक्स है और यहाँ पर मॉड ऑफ के अंदर यल माइनस एम है, क्या है, यल माइनस एम है। तो क्या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज क्या है, मॉड ऑफ एक्स के स्थान पे देखो यल माइनस एम है और लेस देन है एप्सिलॉन से, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। तो क्या हम ये जानते हैं, ये एक थ्योरम है, याद रखिए। इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, यल माइनस एम इक्वल टू जीरो, यानी दिस इम्प्लाइज यल इक्वल टू एम। यहाँ से हमें क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन। और कंट्राडिक्शन में क्या मिल गया कि हम जो माने थे, अज्यूम किए थे कि यल डज नॉट इक्वल टू एम, यहाँ पर क्या मिल गया, यल इक्वल टू एम। क्या कैसे मिल गया, यल इक्वल टू एम। हमने लिमिट को सॉल्व किया और हमें कंट्राडिक्ट मिल गया। तो यहाँ से हम प्रूफ में क्या लिख सकते हैं, अब प्रूफ में ये लिख सकते हैं, प्रूफ में ये लिख सकते हैं बाई नहीं, which is contradict for that L does not equal to m, 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 m assumption is wrong, assumption is wrong। ठीक है, assumption is wrong, यहाँ पर देख लो, wrong, assumption is wrong, so convergent a convergent sequence can not converge to be more than one limit। ठीक है, एक से ज्यादा लिमिट्स क्या नहीं करेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। क्या मैंने कहा, हम यहाँ पर देखें यल इक्वल टू एम आ गया और जो हमने पॉसिबल माना था इम्पॉसिबल, वहाँ पर क्या मिला, कंट्राडिक्शन। और जब कंट्राडिक्शन मिला तो जो अजम्पशन है वो क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। इसलिए हम यहाँ से प्रूव कर लिए कि ए कन्वर्जेंस सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू बी मोर देन वन लिमिट। तो आपको समझ में आया होगा, थ्योरम उन्हीं को आया होगा जिसे लिमिट का ज्ञान है, लिमिट की डिफिनीशन का ज्ञान है। ठीक है, एक ऐसा ही एक और थ्योरम की मैं बात करूंगा, उसके बाद आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, एक थ्योरम और है जो कि हमें प्रूव करना है। कल हमने इस पर क्वेश्चन तो लगवा दिया था, एवरी कन्वर्जेंट sequence is bounded, every convergent sequence is bounded, but converse need not be true।
इसका हमें थ्योरम है, ये थ्योरम है और इस थ्योरम को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले ये जान लें कि लिमिट का डिफिनेशन याद रहना चाहिए। अगर लिमिट का डिफिनेशन नहीं याद है फिर आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओ, यानी इस प्रूफ को तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए आपको थ्योरम के लिए लिमिट का डिफिनेशन आना चाहिए, और जो कि इन्फिनिटी पर और इसकी वैल्यू फाइनाइट एंड यूनिक आएगा तब। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ध्यान से देखें कि हमारा थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम ये कह रहा है कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। हम कल भी समझाए थे इसी को, आज भी समझा देते हैं कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो होता है बाउंडेड कह सकते हो, लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस अगर है तो वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस नहीं हो सकता। फिर से एक बार रिपीट कर दिया हमने। तो चलिए हम प्रूव कैसे करेंगे, याद रखिए प्रूव कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको लर्न करना पड़ेगा भैया कि अगर हमें पता है कि गिवन में क्या प्रूफ जो करना है वो तो कर ही देंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ तो हम ऐसा सीक्वेंस मान लेते हैं, लेट वी ए सीक्वेंस इज, क्या मान लेते हैं, लेट बी सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, क्या माने वाला है, कन्वर्जेंट। देन तब क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू यल, और यल कैसा होता है, फाइनाइट एंड यूनिक। ऐसा हमने माना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और जब लिमिट टेंड कराओगे इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू यल आ रही है, और यल कैसा होगा, फाइनाइट एंड यूनिक। तो इसी चीज को हम क्या लिखना चाहते हैं, किसमें, इसके डिफिनीशन के अनुसार कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिए। डिफिनीशन में हम क्या लिखेंगे कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए क्या रियल ए नेचुरल नंबर के सच दैट n greater than or equal to k, this implies mod of an minus l less than epsilon। ठीक है, ये याद रखना, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये चीजें आपको, ये तो डिफिनेशन होती है, बाय डिफिनेशन ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n इक्वल टू l, यही इसकी डिफिनेशन होती है। यहाँ पर लिख देते हैं बाय डिफिनेशन। ठीक है, बाय डिफिनेशन में हमने ये लिखा है। तो चलिए हम इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कहा कि अगर दैट इज, यहाँ पर लिख लेते हैं n ग्रेटर देन और इक्वल टू k। यहाँ पर मॉड का हमने जिक्र किया था। मॉड का मतलब होता है प्लस माइनस, और जब प्लस माइनस होता है तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं क्या, यल माइनस एप्सिलॉन लेस दैन ए एन लेस दैन यल प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो हम जानते हैं, ये हमें कंडीशन पता है, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो हम जानते हैं। क्या हम आगे देखें क्या हम इसके आगे ये कह सकते हैं क्या कि ये यल माइनस एप्सिलॉन और यल प्लस एप्सिलॉन के बीच में an आया है, और ये हम जानते हैं कि ये एक नेबरहुड की मैं बात कर रहा हूँ, और नेबरहुड के में बहुत सारे रियल नंबर आते हैं, ये भी आप जानते हो। तो क्या हम दैट इज में ऐसा क्या लिख सकते हैं, क्या यल माइनस एप्सिलॉन लेस दैन, क्या हम इसी में ए के प्लस 1 ऐसे ही डॉट 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 ए एन डॉट 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 इस तरह से लेस दैन यल प्लस एप्सिलॉन, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इनके बीच में, किसके बीच में, यल माइनस एप्सिलॉन और यल प्लस एप्सिलॉन के बीच में, क्योंकि हम जानते हैं नेबरहुड है और नेबरहुड के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, उसी के बीच में an भी आ सकता है। ठीक है, an भी आ जाएगा। ठीक है, जो कि कैसे कैसे एलिमेंट्स मैंने माना है, an एक ये लेटस माना है भैया, लेटस, क्योंकि हमें पता थोड़ा है कि कौन कौन सा एलिमेंट्स है, लेकिन होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स। ए के हमने माना, फिर ए के प्लस 1 माना है, ऐसे ही डॉट 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 ए एन डॉट 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 इस तरह से लेस दैन क्या होगा, यल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा ले जाना है।
अच्छा ये बताइए, क्या हम इनमें से, ध्यान से देखिएगा, इनमें से एक ऐसा मैंने मान लिया, लेट यू, ऐसा मैंने यू माना है जो कि मैक्स है इन सभी सीक्वेंसों से, किससे, A1 A2 डॉट 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 AN L प्लस एप्सिलॉन, मतलब इन सभी सीक्वेंसों में सबसे बड़ा, मतलब इनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या माना है, यू माना है। तो क्या हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस इम्प्लाइज AN लेस देन आर इक्वल टू यू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम इनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू यू ले लिए हैं तो आप कुछ भी रखो n, आप कुछ भी n रख दो, क्योंकि हम जानते हैं इससे भी अगर कोई बड़ा संख्या है तो ये समझ लीजिए कि आप कुछ भी n डालो, इससे तो बड़ा हो नहीं सकता या तो इक्वल हो सकता है, ये हम जान गए। ऐसे ही फिर से लेट मानना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर प्रूव करने के लिए, ठीक है, मिटा देते हैं इस चीज़ को, मिटा देते हैं यहाँ पर और देखते हैं। ऐसे ही हमें एक और लेट मानना होगा, लेट यल, इस तरह से यल भी लेना होगा और यल इस तरह से लेना है कि इसमें मिनिमम हो, किसमें, A1 A2 डॉट डॉट AN कामा L माइनस एप्सिलॉन, मतलब इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू हम L एक ऐसा ले लेते हैं। अगर ऐसा मिल जाता है, यानी दिस इम्प्लाइज मिल ही जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा मिनिमम वैल्यू हमें L मिल जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि AN क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा L फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमने यहाँ से देखा 10 इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, बिल्कुल देखो यहाँ पर देख रहे हो कि ये बाउंडेड एबव की कंडीशन दिखा रहा है, क्या, बाउंडेड एबव की कंडीशन दिखा रहा है, और यहाँ पर देखो तो बाउंडेड बिलो की कंडीशन दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है यार कि AN ग्रेट लेस देन आर इक्वल टू यू और फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने यही तो डिफिनीशन बताई थी बाउंडेड एबव की। बाउंडेड एबव की डिफिनीशन यही था कि कोई ऐसा सीक्वेंस हो जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स हों वो एक ऐसे एलिमेंट्स से छोटे हो जाएं तो उसे कहा जाता है बाउंडेड एबव। और ऐसा भी सीक्वेंस होता है जिनमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो कि सभी के सभी सीक्वेंस बड़े हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाते हैं, बाउंडेड बिलो। तो ये दोनों ही कंडीशन एक ही में मिल जाए, दोनों ही कंडीशन इस कोई सीक्वेंस में दिख जाए तो वो सीक्वेंस क्या हो जाता है, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जिस सीक्वेंस में बाउंडेड एबव और जिस सीक्वेंस में बाउंडेड बिलो दोनों ही हो जाते हैं उस सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, बाउंडेड एबव। तो यहाँ से 10 सीक्वेंस AN that is L less than or equal to AN less than or equal to U for every n belongs to natural number. So sequence AN, sequence यहाँ पर लिख देते हैं, sequence AN is bounded, ठीक है, sequence AN is bounded, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, ये तो हमने प्रूव कर दिया कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये तो हमने प्रूव कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया यार, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हमने डिफिनीशन लिखा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर है तो ये दिखाया कि अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो हम ये जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू फाइनाइट एंड यूनिक आती है, और इसी डिफिनीशन को यूज करते हुए आगे हमने बढ़ाया और उसी को थोड़ा सॉल्व करते हुए उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाता है किसी सीक्वेंस में तो वो सीक्वेंस क्या हो जाता है, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाता है। यही काम किया है हमने। और इसके बाद हमें कन्वर्स के लिए देख लेना होगा एक एग्जाम्पल कि जो कि नीड नॉट बी ट्रू। क्यों है नीड नॉट बी ट्रू? नीड नॉट बी ट्रू सबसे सिंपल उदाहरण ये है कन्वर्स प्रूव करने को। कन्वर्स नीड
नीड नॉट बी ट्रू। कैसे हम प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे आसान एग्जाम्पल है सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n। आप ये जानते हो -1 की पावर n, अगर हम सपोज दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ले जाए n की वैल्यू, तो हमें जानते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर n इज इक्वल टू एक बार -1 एक बार तो 1। -1 कब आएगा, इफ n इज ऑड। क्या, n इज ऑड। इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगा। और जब ऑड रहेगा इसकी वैल्यू -1। तो हम जान रहे हैं फाइनाइट तो आ रहा है, बट क्या नहीं हो रहा है, बट फाइनाइट है बट नॉट यूनिक, नॉट यूनिक, यूनिक, ठीक है, बट नॉट यूनिक। और ये जानते हैं जब फाइनाइट हो और नॉट यूनिक हो तो वो कन्वर्जन सीक्वेंस नहीं होता है। और ये भी जानते हैं साथ ही साथ ये बाउंडेड सीक्वेंस होता है। बाउंडेड सीक्वेंस तो होता है, बाउंडेड सीक्वेंस होता है कैसे, क्योंकि हम जानते हैं यह सीक्वेंस an -1 से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, लेकिन लेस देन किससे होता है, 1 से लेस देन होता है। यानी इसका बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों ही होता है। और फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो ये बाउंडेड सीक्वेंस तो है, बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है, बट क्या नहीं है, कन्वर्जन सीक्वेंस नहीं है। हमें समझ में आ गया कि कोई भी कन्वर्जन सीक्वेंस बाउंडेड तो हो सकता है, बट बाउंडेड सीक्वेंस कभी कन्वर्जन सीक्वेंस नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच।